जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। 30 जून को हूल दिवस था। आज मैं झारखंड राज्य भर में हूल दिवस के उपलक्ष्य में किन किन आदिवासी मुद्दों को प्रचारित और प्रसारित किया गया या जिन मुद्दों के आधार पर हुंकार भरा गया, उन चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा संरक्षित और संवर्धित जल, जंगल और ज़मीन की अहमियत को आज कितना समझ पाए हैं। हालांकि पढ़े लिखे सीमित लोग ही यह बात तार्किक रूप से कह पाते हैं, लेकिन जो गाँव में रहने वाले बुजुर्ग हैं उनकी सोच बिल्कुल क्लियर होती है इस संबंधों में। आज हम लोग अलग अलग विचारों से प्रभावित होते हैं। आइए अब हम देखना शुरू करते हैं कि कल के प्रोग्राम में क्या क्या लोगों ने कहा। ये हूल दिवस जो भोगनाडीह में आयोजित हुआ, वहाँ पर हेमंत सोरेन ने कहा कि खनिज संपदा में यहाँ के लोगों को हक देने के लिए वो कानून बनाना चाहते हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यह एक बहुत कम्प्लेक्स मैटर है। एक तो यह कि MMDR एक्ट केंद्र सरकार का कानून है और वो वही लागू करती है। ये अलग बात है कि UPA के समय में 2010 में MMDR एक्ट के संशोधन के लिए जो ड्राफ्ट बना था, उसमें यह प्रावधान दिया गया था कि जिस इलाके में खनन किया जाएगा या लोगों की ज़मीन ली जाएगी, उनको 26% शेयर दिया जाएगा। लेकिन वो ड्राफ्ट आगे नहीं बढ़ पाया। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने हिस्सेदारी वाला यह क्लॉज को ड्रॉप कर दिया और उसके जगह पर DMFT का प्रावधान लेकर आए। आज जिलों में जहां DMFT का फंड जमा होता है, भ्रष्टाचार का वह अड्डा बना हुआ है। शहरों में इसका पैसा खर्च किया जा रहा है तो कहीं राजधानी में। तो खनिज संपदा में यहाँ के लोगों को जब हक देने की बात आएगी तो वह केंद्र सरकार के कानून में संशोधन के तहत ही आ सकती है। आप देख सकते हैं उस समय जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब भाजपा की सत्ता वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही इसका विरोध किया था और उस समय झारखंड में भी BJP की सरकार थी, उसने भी 26% हिस्सेदारी वाला प्रावधान का विरोध किया था। उसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी विरोध हुआ। प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जिन लोगों की ज़मीन खनन के लिए ली गई, उन्हें लाभ में 26% हिस्सेदारी देने का फैसला किया था। इसका मतलब खनिजों के खनन में हमें हिस्सेदारी मिल सकती है MMDR एक्ट में आवश्यक संशोधन लाकर, लेकिन उसके लिए केंद्र में सत्ता भी होनी चाहिए। MMDR एक्ट के ड्राफ्ट में यह संशोधन विभिन्न सामाजिक और नागरिक संगठनों के सुझाव के आधार पर किया गया था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में एक कॉरपोरेट सरकार आई जो कि सिर्फ पूंजीपतियों के हित के लिए कानूनों में व्यापक फेरबदल किए ताकि पूंजीपतियों को लाभ हो और आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सिर्फ रेजा कुली बना के छोड़ दिया गया। तो एक बात तो यह हुई, अच्छी बात है कि हमारे नेता लोग सोच रहे हैं, लेकिन कैसे देंगे इस पर भी ठोस रणनीति लोगों के पास रखनी चाहिए। एक और चीज़ हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी समाज में चर्चा में है कि जेल जाना स्वीकार है लेकिन झुकना स्वीकार नहीं है। भोगनाडीह में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उसी को अपने पूर्वजों से जोड़ते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने कभी भी झुकना नहीं सीखा, यानी हमारे जो पूर्वज थे जल, जंगल और ज़मीन को अपनी विरासत के रूप में समझते थे। वही उसकी ज़िंदगी थी, वही उसकी कंपनी थी, वही सब कुछ था। और क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास कोई कंपनी तो थी नहीं कि वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ते, तो उनके पास जल, जंगल और ज़मीन की विरासत ही थी। उसी को अपने खून की नदियाँ बहा के भी हम लोगों के लिए उन्होंने बचा के रखा। तो हूल दिवस में यह बात खुलकर सामने आ रही है कि हमारे पूर्वजों के बलिदान के कारण आज हमारा जल, जंगल और ज़मीन का अस्तित्व बच पाया। ये अच्छी बात है। अगर आज के युवा इस चीज़ को समझने लगे तो आदिवासी समाज का बहुत भला हो सकता है। आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने हूल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में कही कि आदिवासी संस्कृति की सरलता व सहज स्वभाव ही हमारी पहचान है। उनका कहना है कि आज भी हम अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलकर अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। आज के समय में अपने पूर्वजों के बलिदान दिवस के बहाने ही सही ये बातें आती है तो नई पीढ़ी को बहुत कुछ देखने समझने का मौका मिलता है। आदिवासियों की संस्कृति की सरलता और सहज स्वभाव हमारी एक तरह से कमजोरी भी है। इसको आधार बना के ही दीकू लोग यानी गैर आदिवासी लोग
हमको बहला फुसला कर हमारे जल जंगल और ज़मीन का सौदा भी करते हैं। तो अपनी सरलता और सहजता अपने बीच में हमें रखना पड़ेगा, और जब भी कोई दीकू से बात होगी तब अपनी उस सरलता और सहजता को छोड़कर व्यवहारिक तरीके से बात करना होगा। कोल्हान की एक ग्राम सभा में गाँव को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया। यह एक उत्साहजनक संदेश है समाज के लिए, और चर्चा में ये बात भी रही कि आए दिन युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। युवाओं में नशा हम लोग अभी तक सिर्फ हंडिया और दारू से ही कहते रहे हैं, लेकिन आज हमारे गांव में भी ड्रग्स, कोकीन, गांजा, डेंड्राइट आदि काफ़ी तरह के नशा ने अपना पैर फैला लिया है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, नशा को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसमें समाज को ऐसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, और अपने सीमा क्षेत्र में कोल्हान में मुंडा गांव का प्रधान होता है, उसके नेतृत्व में ऐसे निर्णय हर जगह लिए जाने चाहिए। इससे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, जो कि सरकारी विज्ञापनों या सरकार या नेता या मंत्रियों के आह्वान पर संभव नहीं है। एक न्यूज़ ये भी है कि लोगों ने हासा, भाषा और सरना धर्म को बचाने की शपथ ली। इसका मतलब यह हुआ कि अपना ज़मीन, यानी कि जैसे हम कहते आए हैं कि जल जंगल और ज़मीन, उसकी रक्षा करने का शपथ, अपनी भाषा यानी कि हमारी संस्कृति है, हमारी जो बोली है, उसको बचाने की शपथ, और सरना धर्म जो हमारे सांस्कृतिक पहचान है को बचाने की शपथ। ये अच्छी बात है कि इसी बहाने आदिवासी समाज कितने अलग अलग विषयों को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कितने विषयों को याद कर रहा है। हम युवाओं से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे आयोजनों में ज़रूर से शामिल हों और समाज के आवश्यक मुद्दों को जानें। ज्ञात हो 30 जून को ही 1855 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिद्धू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में सैकड़ों गांव के संथाल आदिवासियों ने अपने जल जंगल और ज़मीन, अपनी भाषा की पहचान के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ हुलगुलान किया था, और अंग्रेज़ों की हुकूमत को स्वीकार नहीं करने के लिए अपना बलिदान तक दिया, लेकिन उनके सामने झुकना नहीं स्वीकार किया, जिसके कारण अंग्रेज़ों को संथाल बेल्ट में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यानी शॉर्ट में SPT एक्ट कहते हैं, बनाना पड़ा। ये खबर कहती है कि जल जंगल और ज़मीन को बचाना और अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक रहना आज हमारी आवश्यकता है। यह जो बातें कही जाती है, यह सिर्फ भाषण नहीं होते हैं। युवाओं को समझना है कि इसके पीछे कितनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई है। आदिवासियों ने इन मुद्दों को अपने खून से सींचा है, हमारे पूर्वजों ने इसे अपने खून से सींचा है। ऐसे दिनों में उन पुराने यादों को ताज़ा किया जाता है कि उनकी लड़ाई वास्तव में क्या थी और आज हमारी ज़रूरत क्या हो गई है। भौतिक दुनिया में हमारी ज़रूरतों ने स्वाभाविक रूप से शहर की ओर हमको लेकर आया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, नौकरी की दुनिया में, जहाँ एक नौकरी मतलब उसके लिए बनी हुई कोई कंपनी होगी, कोई इंडस्ट्री होगी, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, जंगल से खनिज भी निकालना होगा। तो यह सब एक्चुअली हम जब शहरी स्कूलों में पढ़ के ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो फिर यह जो जल जंगल और ज़मीन की भावना को हम समझ नहीं पाते। हमको शहर की चकाचौंध दिखती है, रोड दिखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखती है, सोसाइटीज़ होते हैं, कंक्रीट का जंगल को हम विकास मानते हैं। ये हमें समझा दिया जाता है, और अगर इसकी गहराई में देखेंगे तो ये सब विकास हमारा ही जल जंगल और ज़मीन का शोषण करके टिमटिमा रहा होता है। तो ये सच्चाई है। युवाओं को देर सवेर इसे समझना होगा। सरना कोड पर कई सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। अब हम देख रहे हैं इस न्यूज़ में कि युवाओं की रैली हूल दिवस के अवसर पर जो निकली है, उसमें ये भी आह्वान उन्होंने किया कि केंद्र सरकार जल्द सरना कोड दे, नहीं तो आदिवासी युवा भी हूल करने के लिए तैयार हैं। इससे यह साबित होता है कि युवाओं में इतनी जागरूकता तो आ गई है कि सरना कोड का मामला केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार का मामला है। अब यदि नहीं मिलता है तो उसके लिए पूरे तौर पर मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। यह अच्छी बात है कि जागरूकता आज युवाओं तक इस तरह से पहुंच रही है। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ किस स्तर पर और किस मंत्रालय और किस सरकार से संभव है। मैंने अपने पहले कई सारे वीडियोज़ में स्पष्ट किया है कि यह सेंसस एक्ट
48 के तहत संभव है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। यह भी एक मुद्दा है कि हो आदिवासियों की भाषा हो को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आदिवासी हो समाज के लोग वर्षों से आंदोलनरत हैं। अपनी भाषा के प्रति जागरूकता अच्छी बात है। इस पर मैंने यह वीडियो बनाया है, इसको आप डिटेल में जाके देख सकते हैं कि कौन सी प्रक्रिया के तहत हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बिना समझे भी कभी कभी बातें बोल देते हैं। यदि वास्तव में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान समाज को, आंदोलनकारियों को रखना है, वह मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया है। आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर जो अलग अलग गोष्ठियाँ हूल दिवस के नाम पर हुई, उसमें 5वीं अनुसूची, CNT एक्ट, पेशा कानून, समता जजमेंट, स्थानीय नीति, जनजातीय भाषा शिक्षा नीति, विस्थापन नीति इत्यादि कई सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ये आदिवासी समाज के लिए अच्छी बात है और उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि युवाओं की भागीदारी ऐसे चर्चाओं में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे विरासत को संभालने के लिए सक्षम हो। झारखंड के कोने कोने में हूल दिवस मना। इस तरह से मैं ये बताने का कोशिश किया कि झारखंड में हूल दिवस के नाम पर जो जागरूकता आदिवासी समाज में देखने सुनने को मिला, वो आदिवासी समाज के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन इन बातों को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना भी ज़रूरी है, सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।